दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का चौथा लेक्चर आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा गति के बारे में, मोशन क्या होता है, विराम के बारे में, वेग के बारे में जिसको वेलोसिटी बोलते हैं, चाल के बारे में, स्पीड के बारे में, ठीक है। इसी तरह से त्वरण क्या होता है और बहुत सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, आपकी बातों को हमने मान लिया है और अब जो सप्ताह में 6 दिन होते हैं, संडे को छोड़ करके सप्ताह के 6 दिन का शेड्यूल मैं बता दे रहा हूं। 2 दिन आपकी फिजिक्स की क्लास रहेगी, 2 दिन केमिस्ट्री और 2 दिन बायोलॉजी की क्लास रहेगी। बायोलॉजी की क्लास भी स्टार्ट हो गई है, जो लोग नहीं देखें जाकर देख लें, क्योंकि इससे बेहतर क्लास आपने पूरी यूट्यूब के अपने जीवन में नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। एक बार आप विजिट करके देखें, आपको लगेगा कि वाकई बड़ी मजेदार क्लास है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कवर किया था नर्वस सिस्टम और ब्रेन और इसके साथ साथ स्पाइनल कार्ड के बारे में, ठीक है। तो एक बार सिर्फ जाके दोस्तों आप वीडियो देख लो, आपको लगेगा कि वाकई यहां अगर रुके रहे तो कंफर्म है कि साइंस में अब किसी को डर लगने वाला नहीं है, क्योंकि स्टडी 91 जब भी किसी विषय को लेकर चलता है तो फुल्ली उसको कवर करता है और डीपली कवर करता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फिजिक्स का आपका चौथा लेक्चर है। आज हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यांत्रिकी। अगर आप इस तरह के अच्छे वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज हमारा पहला पॉइंट जो है वो है गति यानी कि मोशन। अब बात आती है कि मोशन होता क्या है। दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा गति के बारे में, विराम के बारे में, चाल के बारे में, विस्थापन के बारे में और इसके साथ साथ वेग के बारे में। दोस्तों ये एक जैसा शब्द है और बड़ा कंफ्यूजन है। अगर आप इन शब्दों के बारे में नहीं पढ़े ना तो फिजिक्स में आप इतने जगह उलझोगे कि आप वहां से निकल नहीं पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इन शब्दों के बारे में आप जान लो, इनकी परिभाषा जान लो और इससे संबंधित जो एग्जाम्पल आपको दिया जाए ना वो आप समझ लो। दोस्तों अगर कोई भी आपसे पूछे कि गति क्या होता है, मोशन क्या होता है, तो आप बताइए कि यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष, यानी 2 वस्तुओं को पहले आपको लेना है, 2 वस्तुओं को लेना है, तभी आप जो है गति को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे वस्तु की गति कहते हैं। दोस्तों मान लो ये जो डिजिटल बोर्ड है ना, इसको ले लो और एक मैं हूं, ये 2 वस्तु हो गए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब यहां बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष, मान लो एक वस्तु मैं हूं और एक वस्तु ये डिजिटल बोर्ड है, किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे। मैं यहां से चल करके यहां पे आ गया, ठीक है, तो मेरा स्थान परिवर्तित हुआ और वहां से यहां आने में कुछ तो समय लगा होगा, ठीक है। दोस्तों इसी को कहा जाता है गति। यानी कोई भी चीज किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष में जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है या अपना स्थान परिवर्तन करती है, दोस्तों इसी दूरी को, इसी को गति कहा जाता है कि हाँ ये वस्तु गति करती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर लें वृक्ष गति करते क्या, नहीं, वृक्ष जहां पर है वहीं पर स्थिर रहते हैं, है कि नहीं। हम गति करते हैं, ये जो गाड़ी घोड़े वाहन है ये लोग गति करते हैं, जितने पशु हैं ये भी गति करते हैं। क्यों? क्योंकि समय के याद रखिए, समय परिवर्तन के साथ ही अपनी स्थिति में भी परिवर्तन करते हैं। मान लो कोई बच्चा यहाँ पर फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, तो बच्चा तो यहाँ पर, लेकिन फुटबॉल को जैसे किक करता है, फुटबॉल एक स्थान से उठ करके दूसरे स्थान तक चला जाता है, तो बताइए क्या यहाँ पर गति हुआ कि नहीं, मोशन हुआ। बड़ा आसान सा चीज है और आप सभी लगभग जितने भी बच्चे हैं वो जानते हैं कि गति या मोशन क्या होता है, लेकिन उनके लिए कठिनाई कहां पर है सुनिएगा। एक तो गति हो गया, अब लगे हाथ थोड़ा सा मैं आपको गति के प्रकार के बारे में बता देता हूं कि गति कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं, गिने चुने 4-5 टाइप हैं, उनके बारे में बता देता हूं और किसी किसी के 2-3 नाम है, इस वजह से आप परेशान हो जाते हो, ठीक है। तो चलिए आपको बताता हूं। सबसे पहला है सरल रेखीय गति। सरल रेखी मतलब ऐसी गति जो सरल रेखा कैसे होती है, इसी को तो सरल रेखा कहते हैं भाई, सिंपल लाइन, सीधी लाइन, इसी को सरल रेखा कहते हैं। तो जो गति सरल रेखा में होती है उसे सरल रेखी गति कहते हैं। आप कहोगे सर जैसे मैं यार यहां से उठकर यहां चला आया तो ये सरल रेखा वाली गति तो कर रहा हूं, या अगर कोई गाड़ी यहां से उठकर वहां चली गई तो ये सरल रेखा में तो गति कर रही है। किसी व्यक्ति का रोड पे चलना, किसी व्यक्ति का टहलना, गार्डन रोड, कहीं भी टहले, पैदल चले, दौड़े, भागे, कहीं पर, वो सरल रेखा ही होता है, ठीक है।
किसी गाड़ी का हाईवे पे चलना, याद रखिए ऐसा नहीं कि ऐसे अभी मैं अगर ऐसे जाने लगूं, ऐसे गया फिर ऐसे आ गया फिर ऐसे आ गया, अगर मैं ऐसे से जाने लगूं तो ये फिर सरल रेखी गति नहीं है, याद रखिएगा। यानी ये गति तो कुछ ऐसा ऐसा हो गया, तो याद रखिए इसको सरल रेखा गति नहीं कहा जाएगा। सरल रेखी गति मतलब एक सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, एक हाईवे की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति सीधे चलता है, ठीक है, तो वहां पर सरल रेखी गति होती है। अब चाहे ट्रेन की बात कर लो, चाहे प्लेन की बात कर लो, चाहे शिप की बात कर लो, चाहे जहां कुछ भी बात कर लो, सरल रेखी गति क्या होता है इसको समझो। इंग्लिश में दोस्तों इसको यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। यूनिफॉर्म सीधा, ठीक है। तो वही बता रहा है कि जब एक वस्तु सीधी रेखा में गतिमान हो तो उस गति को सरल रेखी गति कहा जाता है। भूलोगे क्या आप? एग्जाम्पल अपने मन में 1000 एग्जाम्पल ले लेना, बशर्ते सीधा होना चाहिए, सीधा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा गति करा दिया ना, ऐसा ऐसा गति मत कराना, समझ रहे हो ना? बस इतनी सी बात याद रखो, ठीक है। चलो आगे बताता हूं दोस्तों। अब देखिए यहां पर दे रहा कि ढाल पर नीचे सरकता हुआ एक बालक, अगर कोई ढाल है, जैसे हम लोग गार्डन में जाते हैं ना, गार्डन में झूला लगा होता है, झूला क्या जो सरकने वाला होता है, उस पे बच्चा होता है, सरक के नीचे जाता है, ठीक है, या किसी ढाल पर नीचे जाता है तो वो भी सीधी रेखा में जाता है, वो ऐसे ऐसे थोड़े जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर सरल रेखी गति हो जाएगा। दूसरा होता है दोस्तों वक्रीय गति। दोस्तों वक्रीय गति और चक्रीय गति में बड़ा अंतर है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। वक्रीय गति को इंग्लिश में एंगुलर मोशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एंगुलर मोशन बोला जाता है। कह रहा है कि जब एक वस्तु किसी वक्रीय मार्ग के साथ साथ गतिमान हो तो उसकी गति वक्रीय गति कहती है। उदाहरण के लिए किसी वक्रीय सड़क पर मोड़ काटती हुई गतिमान कार, ठीक है। या आपको मैं बात कर लूं इस तरह से, जो आप देखते होंगे ना बर्फ में जो लोग क्या करते हैं, स्केटिंग करते हैं, देखिए ये वक्री गति करते हैं। ऐसा एक तो स्पीड होती है इनके अंदर, ठीक है, ये गति अवस्था में होते हैं, और फिर जब ऊपर जाते हैं ना तो ये क्या करते हैं, अपने इसको चेंज करते हैं, देखिए ऐसे करके ना, और फिर ये सीधे होकर ऐसे चले जाते हैं, ठीक है। बस दोस्तों ये जो स्टाइल थी ना, यहीं पर एंगुलर मोशन होता है, इसी को वक्रीय गति का नाम दिया जाता है, वक्रीय गति का नाम दिया जाता है, ठीक है, याद रखेगा। तीसरा है वृत्तीय गति। वृत्त को क्योंकि सर्कुलर कहा जाता है तो इसी से नाम पड़ गया सर्कुलर मोशन, ठीक है, वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। करा जब एक वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर इस तरह गतिमान हो कि उसकी गति किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा डालकर प्रदर्शित की जा सकती है तो यह क्या कहलाती है, वृत्ताकार गति कहलाती है। सपोज करो मैं बड़े वाले झूले की बात कर दूं, ठीक है, बड़ा वाला झूला ऐसे होता है, तो अब देखिए अब यहां से आप उसको सेंटर ले सकते हो कि नहीं, और ये झूला ऐसे ऐसे क्या करता है, घूमता रहता है। क्या यह वृत्तीय गति नहीं है? बिल्कुल है। यदि आप अपने हाथ में कोई चीज लेकर इस तरह से जोर से घुमाएं और आपके चारों तरफ वो वस्तु कुछ इस कदर घूमने लगे तो क्या ये वक्री गति नहीं है? बिल्कुल वक्री गति है, ठीक है। तो ये वक्री गति के उदाहरण है। और भी उदाहरण है, सपोज करो परमाणु के नाभिक जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, दोस्तों ये क्या क्या ये वक्री गति नहीं है? ये भी वक्री गति है। दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, क्या ये वक्री गति नहीं है? ये भी वक्री गति है, ठीक है। तो सेंट्रल, किसी चीज को सेंटर मानकर उसके चारों ओर मूव करना, ये वक्री गति के एग्जांपल में आता है, ठीक है। अगला है कंपन, कंपनीय गति। दोस्तों कंपनीय गति ही क्या होता है, दोलन गति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब जिस बच्चा को नहीं पता होगा कि कंपन गति ही दोलन गति कहलाती है, कंफ्यूज सोचेगा पता नहीं कौन सी आ गई है, नई गति आ गया। तो दोस्तों घबराइए मत, दोलन का ही दूसरा नाम कंपनीय गति है। करा किसी वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है तो उसे कंपनीय गति कहा जाता है। ऐसे घड़ी का जो लोलक होता है, अब घड़ी देखते होंगे, घड़ी के नीचे जो लोलक होता है इस तरह से घूमता रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों, याद रखिए ये आपका क्या हो गया, देखिए कुछ इस तरह से घूमता है, मेरा हाथ नहीं मूव होना चाहिए क्योंकि ये ऐसे ऐसे मूव होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये इसका ऊपर वाला पॉइंट स्थिर रहता है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे मूव होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको दोलन गति कहते हैं या कंपनीय गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपनीय गति कहा जाता है। तो अभी गति में इतना काफी है आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं और अब आपको पढ़ाता हूं विराम क्या होता है। कहोगे सर मजाक कर रहे हैं क्या, कभी मोशन पढ़ा रहे हैं कभी विराम पढ़ा रहे हैं। दोस्तों क्यों घबराते हो, अभी आपको चाल भी पढ़ाऊंगा, वेग भी पढ़ाऊंगा, त्वरण भी पढ़ाऊंगा। आप कॉन्सेप्ट तो समझ लो कि क्या अंतर होता है इन शब्दों में। मिलते जुलते शब्द हैं, मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन हर शब्द का अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। फिजिक्स में इन्हीं का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। अभी लगे हाथ में आपको सदिश राशि, अदिश राशि बताऊंगा, इसी में मैं आपको मात्रक बताऊंगा, इसी में मैं आपको बीमा भी सिखाऊंगा। हाँ, तब आप क्या कहोगे,
तब तो साथ दोगे ना। तो एकदम इत्मीनान से आप साथ में खाली मेरे पढ़ते चलो, एकदम टेंशन मत लो, इत्मीनान से देखते चलो। अब सुनो, देखो कह रहा विराम किसे कहते हैं? विराम को कहा जाता है रेस्ट। विराम को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा कि वही यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन न करे तो उसे क्या कहा जाता है? विराम अवस्था कहा जाता है। जैसे मान लो मैं यहां पर अगर स्थिर हूं, ये बोर्ड भी स्थिर है, मैं भी स्थिर हूं, मैं समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन न करूं तो इसका मतलब क्या है? ये खड़ा, ये सिंपल लेट्टू, नाश्ता व लेट्टू, इसका एग्जांपल मत लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर खड़ा हूं तो यहां पर क्या है? विराम अवस्था है। जैसे जब कभी राष्ट्रगान होता है तो आपसे कहा जाता है विराम अवस्था में आप आ जाइए, ठीक है। तो विराम अवस्था मतलब एकदम जहां जो कार्य कर रहे हो काम छोड़कर सीधा स्ट्रेट खड़े हो जाइए, तो आप क्या हो गए? ये विराम अवस्था हो गया, ठीक है। तो विराम मतलब गति जहां पर नहीं है, गति शून्य होती है, वो विराम अवस्था कहलाती है। सिंपल सी बात है, मुझे बहुत ज्यादा यहां पर बात नहीं करना। बात मुझे जो करना है वो यहां से करना है, दूरी से करना है। दोस्तों दूरी को क्या बोलते हैं? दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्टेंस। इसके पहले हम लोगों ने गति पढ़ा, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। गति पढ़ा और गति को माना हमने क्या होता है? गति क्या होती है? गति मोशन को कहा जाता है। गति किसको कहा जाता है? इंग्लिश में गति मोशन को कहा जाता है। और दूरी किसको कहा जाता है? डिस्टेंस को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए एकदम वैसा ही परिभाषा, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, ध्यान सुनिएगा। गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। जैसे अगर मैं यहां से यहां तक गया तो मैं चला 2 कदम, तो मेरे द्वारा चला गया ये 2 कदम, ये क्या कहलाएगा दोस्तों? यही दूरी कहलाएगा। हमने कितनी दूरी तय किया यहां पर? तो याद रखिए हमने 2 कदम की दूरी तय किया। अगर मान लो मैं यहां से 2 किलोमीटर पैदल जाऊं तो मैंने मतलब मान लो इस हमारे सेंटर से मान लो कोई बाजार या कोई निश्चित स्थान पे हमें जाना है जो हमारे यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, अगर मैं वहां तक गया तो ये क्या कहलाएगा? ये डिस्टेंस, ये बीच में जो दूरी तय की जाती है उस वस्तु के द्वारा, वो डिस्टेंस कहलाती है। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस यानी मोशन तो हो रहा है, मोशन भाई मोशन हो, गति को ही मोशन कहते हैं। गति भाई सजीव वस्तुएं ही गति करती, निर्जीव वस्तुएं तो कभी गति कर नहीं सकती। क्यों? कि निर्जीव वस्तु भी गति करेगी? नहीं, निर्जीव वस्तु गति तभी करेगी जब उस पे कोई एडिशनल फोर्स काम करेगा तब। जैसे अगर मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर मैं कह लूं यहां पे है, लो ये मार्कर यहां से यहां आ गया, तो दोस्तों ये निर्जीव वस्तु में गति तो हुई लेकिन किसी एडिशनल फोर्स के कारण हुई। ये फोर्स मैंने लगाया, कोई अलग से बल कार्य किया। शायद मेरा हाथ का बल ना काम करता, मान लो हवा में कोई चीज उड़ रहा हो तो वहां पर भी एक फोर्स काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा, गति हमेशा सजीव वस्तुएं करती, कभी निर्जीव वस्तुएं गति नहीं करती हैं। निर्जीव वस्तुएं गति नहीं करती। यदि कोई निर्जीव वस्तु गति कर रही है इसका मतलब है उस पर कोई एडिशनल फोर्स काम कर रहा है, अदरवाइज वो गति नहीं कर सकती, ठीक है। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखेगा। और चली गई कुल दूरी, सिर्फ इसमें एक बात याद रखिए, किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? चली गई कुल दूरी तो बोल नहीं सकते हो क्योंकि दूरी को तो परिभाषित कर रहे हो, तो ऐसे बोलो कि किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई को। अब लंबाई को किसमें प्रेजेंट करना? 1 कदम 2 कदम हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, मील हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, नॉटिकल मील हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिए चली गई कुल लंबाई को क्या कहा जाता है? चली गई कुल लंबाई को ही दूरी कहा जाता है, चली गई कुल लंबाई को ही डिस्टेंस कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि दूरी क्या होती है? यह एक अदिश राशि होती है। अब चलिए अदिश सदिश वाला कॉन्सेप्ट भी लगे हाथ हम लोग क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति 2 कदम चल रहा है तो क्या उसको यह बताना जरूरी कि मैं 2 कदम किस दिशा में चल रहा हूं? क्या दूरी के लिए जरूरी है बताना कि किस दिशा में? नहीं, दूरी के लिए चीज जरूरी नहीं होती है। हाँ, वेग में जब हम लोग आएंगे ना तो वहां पे जरूरी होता है, ठीक है, लेकिन यहां पे जरूरी नहीं होता है। इसलिए दोस्तों याद रखिए यहां पर अदिश दिशा की कोई जरूरत नहीं होती है। हाँ, परिमाण की होती है। क्यों? कितना कदम? 2 कदम। तो ये जो 2 बोले नहीं, परिमाण हो गया, परिमाण की जरूरत होती, दिशा की कोई जरूरत नहीं होती। इसके अपोजिट जो विस्थापन होता है वहां पर जरूरत होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये एक तरह की अदिश राशि होती है दूरी। और कह रहा है इसका मान सदैव क्या होता है? धनात्मक। क्या कोई ऋणात्मक में भी दूरी तय कर सकता है? कहा मैं -2 किलोमीटर चला हूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल है। अरे
दूरी बहुत होगी तो शून्य होगी, शून्य से नीचे नहीं हो सकती। अशून्य को दूरी नहीं, अगर कोई चीज शून्य है मतलब वो विरामावस्था में है, मतलब वो रेस्ट में है कि नहीं, उसको विराम मान लिया जाएगा। दूरी तो तब माना जाएगा जब उसके द्वारा चाहे कितना भी दूरी तय किया जाए, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, कुछ भी तय किया जाए, क्योंकि मैंने कहा ना चली गई कुल लंबाई, कुल लंबाई को क्या कहा जाता है? दूरी को कहा जाता है, कुल लंबाई को ही दूरी कहा जाता है। तो ये हमेशा धनात्मक में होता है। बोलो अभी भी कोई कंफ्यूजन होगा क्या? मुझे नहीं लगता अब आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं कि सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों, ये भले एक वृत्ताकार पथ पर या अंडाकार पथ पर या दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे हो, वो अपनी जगह है, लेकिन इनके द्वारा कुल दूरी चली जा रही है ना। हमारी पृथ्वी है ये 365 दिन तक घूमती रहती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है और ये दूरी तय करती है। ठीक है, तो याद रखिए इसी को डिस्टेंस कहा जाता है। धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा, आप परेशान होंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि किताबों में शायद चीजों को पढ़ेंगे ना तो आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन आज के बाद यही चीज जब किताब में पढ़ोगे आपको सर कुछ दिया ही नहीं है, मैंने अभी तक क्या सिखाया, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं सिखाया। 3 लाइन तो बोला मैंने, 3 लाइन अभी इतना भाषण दिया ना, सिर्फ 3 लाइन इसमें आपके काम का है। क्या क्या? पहला मैंने बताया गति यानी मोशन। मैंने कहा भाई एक चीज याद रखो, 2 वस्तु लेना और किसी वस्तु के सापेक्ष जब किसी दूसरी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन हो जाए, यहां से यहां आ गया, यहां से आ गया, समय के साथ परिवर्तन हो जाए, इसी को गति कहा जाता है। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? गति कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर समय के साथ परिवर्तन हुआ, गति हुआ, एक ये बताया। और दूसरा जब परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन शून्य होता है, तो चीज विराम मानी जाती है कि नहीं, तो विरामावस्था हो गया। ठीक है, और तीसरी चीज हमने बताया किसके बारे में? आपको बताया दूरी के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, कि दूरी किसे कहते हैं। तो याद रखिए चली गई कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है, चली गई कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। यह एक अदिश राशि होती है और यह हमेशा धनात्मक में होती, कभी ऋणात्मक में नहीं हो सकती, शून्य भी नहीं हो सकती, क्योंकि शून्य हो गई इसका मतलब क्या है? वो ऑलरेडी विरामावस्था में है, तो जब गति करेगी तब तो गिनती होगी, तो इसीलिए चली गई कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। बस इतना ही तो बताया गया। आगे देखिए विस्थापन क्या होता है। अब विस्थापन से जो कहानी शुरू होती है ना, अब मेन कंफ्यूजन लोगों को यहां से होता है। क्यों कंफ्यूज होते हो? एक छोटा सा काम बता रहा हूं, मत पढ़ो, पीछे का मत पढ़ो, खाली मैं जो बता रहा हूं उतना सुनो। विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जबकि दूरी को डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये 2 याद रखना। दोस्तों मैंने आपको दूर में बताया कि मैं यहां से 1 कदम 2 कदम चला, ये दूरी हो गया, फिर से 1 कदम चला, फिर से 2 कदम चला, अब ये विस्थापन हो गया। आप कहोगे सर क्या हो गया, मजाक क्या कर दिया? दोस्तों मैं यहीं पे खड़ा था ना, और यहीं पे था ना, और यहीं से गया फिर यहीं पे आ गया, तो दोस्तों ये बताओ विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन शून्य हो गया। जहां थे वहीं तो खड़े हैं, तो इसी को तो विस्थापन बोलते हैं मेरे भाई, याद रखो। अब अगर यहां पे दूरी चले, दूरी काउंट करूं कि कुल दूरी मेरे द्वारा कितना तय किया गया, तो 2 कदम गया और 2 कदम वापस आया, तो कुल दूरी हुआ 4 कदम। लेकिन विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन शून्य हो गया। विस्थापन शून्य हो गया। क्या बात करें, विस्थापन शून्य हो गया? अरे कोई चीज जहां से गई अगर वहीं वापस पहुंच गई तो दोस्तों विस्थापन शून्य हो जाता है। विस्थापन किसे कहते हैं? याद रखिए प्रारंभिक अवस्था। अब सुन, अब ये फिजिक्स में ना कितना लफड़ा बना के रखा है, मतलब किसी चीज को इतना टफ बना देना आप परेशान हो जाओ। मेरी बात को समझे ना जो बताया। अब दोस्तों फिजिक्स मेरी बात को कैसे प्रेजेंट करता है, ध्यान से देखो, किताबों में कैसे लिखता है। फिजिक्स वाली भाषा में बता रहा हूं, भौतिक विज्ञान में किस तरह से टफ लैंग्वेज में इस चीज को परिभाषित किया जाता है। कहा जाता है किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था और उस वस्तु की अंतिम अवस्था में मिनिमम दूरी को, जो मिनिमम दूरी होती है, ठीक है, उसी को विस्थापन कहते हैं। तो हमारे यहां तो मिनिमम दूरी शून्य हो गई। क्यों? यहीं से चले थे यहीं आ गए, तो मिनिमम दूरी कितनी है? शून्य हो गई है कि नहीं? अच्छा मिनिमम दूरी, अच्छा ऐसा क्या? तो दोस्तों याद रखो जो मिनिमम वाली दूरी होती है ना उसी को विस्थापन कहते हैं। चलो अब किताबी कीड़ा में देख लेते हैं कि कैसे किताबों में लिखा होता है, और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। करे किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है उसको विस्थापन कहा जाता है। मान लो दोस्तों, आप मान लो ए हो, आप क्या हो? आप ए वाले पॉइंट में यहां खड़े हो, ठीक है, ए वाले पॉइंट में खड़े हो। किसी ने कहा भैया 5 किलोमीटर पूर्व में आ जाना, आ गए। उसके बाद बोला भैया वहां से 3 किलोमीटर दक्षिण में आ जाना, आप चले गए। फिर वहां से किसी ने बोला कि 5 किलोमीटर पश्चिम में आ जाना, फिर आप यहां आ गए, ठीक है। तो आपने कुल दूरी कितना तय किया?
मैं दूरी की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस। तो आपने तय किया 5 यहां पर, 3 यहां पर, 5 यहां पर, 5 5 10 3 13 किलोमीटर। आपने दूरी तय किया 13 किलोमीटर, लेकिन एक्चुअल में विस्थापन कितना हुआ? तो याद रखिए इस ए वाले पॉइंट से बी वाले पॉइंट की दूरी कितनी है? खाली 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर दक्षिण में चले जाएंगे, आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां पे आप खड़े हैं अभी, ठीक है। तो ये 3 किलोमीटर क्या आया? विस्थापन आया। यही तो मिनिमम दूरी होगी। हाँ, अगर मान लो मैं ये हूं, ठीक है, यहां पर आप हो, ठीक है, किसी ने कहा भाई 3 मीटर आप सीधे आ जाना, ठीक है, पूरब की तरफ, वहां से 4 मीटर उत्तर की तरफ। अब आप यहां पहुंच गए, यहां आपका घर है। तो दोस्तों किसी ने कहा दूरी कितनी चला? तो 4 और 3 7 मीटर है, ठीक है, 4 और 3 7 मीटर है। लेकिन अगर यहां से डायरेक्ट ऐसे जाता तो 5 मीटर पड़ता। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय लगा लो ना, ठीक है। 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, 16 9 25, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। 5 उत्तर आ गया, ठीक है। तो ये 5 आ गया। तो यहां से मिनिमम दूरी कितनी है? 5 मीटर। तो दोस्तों चली गई कुल दूरी तो 7 मीटर, लेकिन विस्थापन कितना होगा? 5 मीटर का, ठीक है। यानी जो मिनिमम दूरी होती है, और ये शून्य भी हो सकता है, माइनस तो होगा नहीं, माइनस हो जाएगा क्या? विस्थापन कहां माइनस में चला जाएगा? हाँ, कभी विस्थापन माइनस में नहीं हो सकता, प्लस में ही रहेगा या शून्य हो सकता है, अधिकतम शून्य तक आ सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब समझ गए ना क्या होता है, कह रहा है। अच्छा, यहां पर एक चीज और दे रहा है कि कभी कभी विस्थापन को ऋणात्मक भी ले लेते हैं, लेकिन ऐसे आप देखोगे तब नहीं। वो दोस्तों आपको एक अलग कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है जब आप माइनस में दूरी को कवर करते हो, ठीक है। तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, अभी आपको मैं परेशान नहीं करना चाहूंगा, इसके बारे में आप होल्ड रहिए, इसके बारे में आपको बाद में सिखाऊंगा कैसे। क्यों? अगर अभी आप कह दोगे साबित करने के लिए और मैं लगा साबित करने, तो आज की क्लास रुक जाएगी, ठीक है। या तो आप याद रखो कि ये ऋणात्मक में होता है, या तो इसको याद ही मत रखो, क्योंकि आगे जब हम चर्चा करेंगे तो आपको विद एग्जांपल आपको दिखाएंगे कि कैसे ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। अभी मैंने आपको 2 पॉसिबिलिटी दिखाई कि मिनिमम दूरी प्लस में होगी, या मिनिमम दूरी कितनी हो जाएगी? मिनिमम दूरी या तो प्लस में होगी, या तो मिनिमम दूरी जो है क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? या तो शून्य हो सकती, ये माइनस में कब हो सकती, इसके बारे में भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि बता ही दूं क्या? देखो, अगर मान लो ये उल्टा सीधा दिशा हो जाए और इसका अगर यहां से फिर ऐसे हो जाए, फिर ऐसे हो जाए, फिर मतलब उल्टा सीधा दिशा बनेगा ना, तो ये डिस्टेंस देखोगे कि जो ये वाला डिस्टेंस है 7 मीटर वाला, अगर आप कम करने पे चाहे ना तो उससे ज्यादा आ जाएगा उत्तर। सोचो ना, खाली माइनस कैसे आएगा? ये देखिए, अगर ये 5 मीटर की बजाय अगर यहां पे उत्तर किसी वजह से 8 मीटर आ जाए और ये वाला उत्तर 7 मीटर ही रह जाए, तो माइनस में दूरी आ गया। विस्थापन क्या हो गया? माइनस, क्योंकि विस्थापन हमेशा कहता है कि अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी। अंतिम दूरी में से प्रारंभिक घटा लीजिए, और प्रारंभिक, समझ रहे हैं? तो अगर ये ज्यादा कम का कांसेप्ट आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा ना, तो वही होता है। तो एग्जांपल बाद में दूंगा, उसीलिए कह रहा हूं कि परेशान मत होना, ठीक है। एकदम अपने दिमाग में कोई प्रेशर मत रखना, ठीक है। समझ में आ गया? चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। और प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच में जो दूरी होती है, ठीक है, वहां पर जो मिनिमम दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अब देखिए एग्जांपल दे रहा है, कह रहा उदाहरण, एक विद्यार्थी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर विद्यालय पर जाता है और वहां से वापस आ जाता है। तो गया और आया, मतलब विस्थापन कितना हुआ? 0 हो गया, ठीक है। लेकिन उसके द्वारा दूरी कितनी तय की गई? 10 किलोमीटर की दूरी तय की गई। कह रहा है इसीलिए यहां पर विस्थापन शून्य है, क्योंकि विद्यार्थी द्वारा विस्थापन बराबर है और विपरीत दिशा में, गया और आया दोनों हो गया, तो कट पिट के 0 हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं चाल के बारे में, ठीक है, कि चाल क्या होता है। दोस्तों चाल यानी स्पीड, चाल यानी स्पीड, ध्यान से देखिएगा, स्पीड यानी चाल क्या होता है। बहुत कंफ्यूजन, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु की चाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस वस्तु की चाल कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है चाल एक अदिश राशि होती है, और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। छोड़ो यार, क्या मजाक ये पड़ा है, छोड़ो ये सब छोड़ो, आपको बता रहा हूं क्या होता है। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि मैं यहां से 2 कदम चला, ये एग्जांपल लिया, यहां पे आ गया, ठीक है। तो ये 2 कदम हमारे द्वारा चली गई कुल दूरी कितना है? हमारे द्वारा चली गई कुल दूरी कितना है? 2 कदम है, ठीक है। और 2 कदम चलने में हमें कितना समय लग रहा है? तो मान लीजिए हमें लगा कितना समय? 2 कदम। 2 कदम चलने में मान लो हमें 2 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 2 सेकंड का समय लगता है। तो याद रखिए डिवाइड बाई 2 सेकंड, ठीक है। तो याद रखिए दूरी बटा समय, यहां पर 2 कदम
और 2 सेकंड, यानी 1 कदम आप चल रहे हो कितने सेकंड में, 1 कदम बराबर 1 सेकंड में चल रहे हो, ठीक है। तो बस यही चीजें होती है। तो दोस्तों ये हमारी चाल निकल करके आ गई, समझ रहे हैं, ये क्या हो जाता है, ये हमारी चाल आ जाती है। कुछ नहीं करना है, जो कुल दूरी तय कर रहा था ना उसी में समय से भाग दे देना है। क्या करना है, जो कुल दूरी तय की जा रही थी उसी में समय से अगर आपने भाग दे दिया, समय यानी टाइम से, और टाइम को कैसे डिनोट किया जाता है, तो आपने देखा है कि हर चाहे कोई भी मात्रक हो जाए हर जगह टाइम को सेकंड में ही रखा जाता है। तो अगर आपने सेकंड से भाग दे दिया ना, ठीक है, सेकंड से अगर आपने भाग दे दिया यानी टाइम से आपने अगर भाग दे दिया तो ये क्या निकल आ जाता है, ये निकल कर आ जाता है चाल। क्या आ जाता है, चाल। जैसे आपने अक्सर करके सुना होगा भाई एक बुलेट ट्रेन स्टार्ट हो रही है जो अहमदाबाद से मुंबई तक चलेगी। इस बुलेट ट्रेन की स्पीड होगी 350 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 350 किलोमीटर। तो जब किलोमीटर होता है तो नीचे घंटा होता है, जब मीटर होता है तो प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो मीटर जहां पे आएगा वहां प्रति सेकंड दिया होगा, किलोमीटर दिया होगा तो घंटा दिया होगा। कन्वर्ट करने का तरीका होता है 5/18, 18/5, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है। या आप जाकर के स्पीड टाइम डिस्टेंस का वीडियो देख लीजिए, वहां पर शुभम सर ने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो आप जाके वहां देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप इतना समझो कि स्पीड बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो जाता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कुछ नहीं करना है, जो कुल दूरी तय किया गया था बस कुल दूरी में समय से भाग दे देना। जैसे बच्चा जो स्कूल गया था ना, 5 किलोमीटर स्कूल गया और वहां से वापस आया, तो टोटल कुल चली गई दूरी कितना हुआ, 10 किलोमीटर ना, बस कुल दूरी में कुल समय से भाग दे दोगे। यहां कुल दूरी लिखना, कुल दूरी बटा के कुल समय, ठीक है, कुल समय टोटल कितना टाइम लगा, अगर भाग दे देंगे तो चाल निकल करके आ जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि इसका SI मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। अब दोस्तों एक चीज और बताओ, मीटर प्रति सेकंड, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, मीटर बटा सेकंड? भाई इसी को तो पढ़ा जाता है मीटर प्रति सेकंड, हाँ यही तो पढ़ा जाता है। भाई आप कहोगे सर क्यों लिख दिया आपने, अरे रटना नहीं होता है। चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये बताओ डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस को किस में मापा जाता है, SI पद्धति पढ़े हो ना, आपको क्या पढ़ाएगा, लंबाई का मात्रक क्या होता है, आप कहोगे मीटर, तो लिखा तो हूं वही तो मीटर लिखा है। और बटा समय का मात्रक क्या होता है, आप कहोगे सेकंड, तो लिखा तो मीटर बटा सेकंड। तो कहते हो याद करना पड़ रहा है, क्या याद करना पड़ रहा है, मीटर बटा सेकंड अपने घर से आया है, अरे इसी से तो निकल कर आया है मेरे भाई, कुछ अलग से नहीं है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये तो पता होता है कि यस बराबर D/T, और उन्हीं से मात्रक पूछ दो, मात्रक नहीं पता है। ओहो क्या मजाक करके रखें भाई, कुछ नहीं है। डिस्टेंस को किस में मापोगे, दूरी को किस में मापा जाता है, मीटर में। लंबाई को किस में मापा जाता है, SI पद्धति पढ़े ना, लंबाई को किस में मापा जाता है, मीटर में। और टाइम को सेकंड में, तो मीटर बटा सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड उत्तर हो गया। अब कुछ लोग कहते हैं सर बीमा नहीं याद होती है, बहुत कठिन है बीमा। आपको बताया था कि जो लंबाई यानी जो मीटर होता है उसकी बीमा को यल से डिनोट किया जाता है, पढ़ाया हूं पीछे, नई लेक्चर देखे जाके देखिए समझ में आएगा, वहां पे उसको यल से डिनोट करते हैं। दोस्तों अगर इस मीटर को हम यल से डिनोट कर दें, इस टाइम को हम T से डिनोट कर दें, भाई टाइम को किससे, T से डिनोट किया जाता है, तो क्या मैं लिख सकता हूं L/T, क्या मैं लिख सकता हूं L/T या यल बटा के टी लिख सकता हूं ना। अगर इस टी को ऊपर लाना है, आपको पता है कि कॉमन होता है कि हर जगह पर घात 1 होती है, अगर इस टी को मुझे ऊपर लाना है तो क्या मैं T-1 कर सकता हूं, तो इसी को तो कहते हैं बीमा, LT-1 लोग कहते हैं निकालना पड़ता है। अरे मेरे भाई अगर इतनी बातें निकालना पड़े, मतलब क्या है पढ़ने का, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ऐसे पढ़िए ना, सब कुछ आपको याद करा दूंगा। कोई समस्या है तो बताइए, तुरंत कमेंट करिए। कमेंट में अच्छा देखता हूं ना कि कमेंट में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तारीफ करने में लगे होते, सर गजब आप महान हो, गुरुदेव हो, ठीक है, भगवान हो हमारे लिए। भैया मेरे कुछ मत बोलो, खाली पढ़ाई करो, सिलेक्शन दो, मुझे वही सुनना है। ये कान ना वही सुनना चाहता है, ये कान मेरी तारीफ के लिए मत सुनाओ, ठीक है, मत सुनाओ। मुझे पता है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, पता है, हर अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को पता होता है वो अच्छा कार्य कर रहा है। हाँ आप अपना लाड प्यार बना के रखो, यार मुझे कुछ दो ना, तो सिलेक्शन दो, और इससे ज्यादा कुछ मत दो, ठीक है। उसके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, ये सुनने के लिए नहीं कर रहा हूं कि मैं भगवान हूं, भगवान नहीं हूं। भगवान किसी को मत बनाना। आप लोग क्या होता है ना,
हमारी खुद की गलती होती है, हम खुद ही किसी को भगवान बना देते हैं। आप किसी को भगवान बना दोगे, कल को तानाशाह हो जाएगा। ऐसा ही तो रावण के साथ हुआ था, यही काम कंस के साथ हुआ था, लोगों ने भगवान बना दिया, हो गया राक्षस। हाँ, हमको भगवान बना दो, हम भी राक्षस हो जाएं, औरों की तरह हो जाएं। मत करो भैया, मेरे भगवान मत बनाओ, ठीक है? आम इंसान हूं, आम इंसान ही रहने दो, किसी का बड़ा भाई हूं, किसी का छोटा भाई हूं, जो जैसा समझता वैसा समझे, ठीक है? तो भगवान कतई मत बनाओ, भगवान भगवान है, उनका दर्जा अलग है, ठीक है? एक व्यक्ति महान हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता है। तो महान शब्द का इस्तेमाल करो, भगवान शब्द का इस्तेमाल हाथ जोड़ के निवेदन है मत करो, क्योंकि भगवान शब्द अगर किसी व्यक्ति के आगे लगा दिया जाए, दैत्य बन जाएगा, राक्षस हो जाएगा, क्योंकि उस अहंकार को झेल नहीं पाएगा, ठीक है? उसके अंदर जो अहम पैदा होगा ना, वो ऐसा तानाशाह बन जाएगा कि फिर उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है? उसको अपना डिसीजन सर्वोपरि लगेगा, फिर समाज सेवा खत्म हो जाएगी, समाज सेवा सब खत्म हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं, किसी को भगवान मत बनाओ, किसी को मत बनाओ। दुनिया में कोई कितना अच्छा काम कर ले, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, विवेकानंद, सब लोगों ने अच्छा काम किया, सब महान व्यक्ति हैं, सब महान, भगवान नहीं, भगवान नहीं, भगवान किसी को नहीं, भगवान भगवान होते हैं, ठीक है? तो भगवान की आप तुलना किसी से मत करिए। चलिए आगे देखिए। अब देखिए कह रहा वेग क्या होता है, ध्यान समझिएगा। अब जो लोग स्पीड समझ चुके हैं उनको वेग समझने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं है। वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं। दोस्तों इसके पीछे मैंने आपको दो चीज सिखाया था। मैंने आपको दो बात क्या बताया था दोस्तों? एक सिखाया मैंने आपको दूरी, और दूसरा आपको सिखाया विस्थापन, ठीक है? दूरी और विस्थापन, ये दो चीज तो सिखाया शुरुआत में। क्या यही दो चीज देखें? दूरी को मैंने बताया, इसको डिस्टेंस कहा जाता है, इसको डिस्टेंस कहा जाता है, और इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, ठीक है? यही मैंने आपको सिखाया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यही पढ़ा। अगर हम फिर से एक बार याद दिला दें, यहां पर चली गई कुल लंबाई, चली गई कुल लंबाई, कुल लंबाई क्या कहलाती है? कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। और विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन शून्य भी हो सकता है, ठीक है? तो याद रखिए यहां पर मिनिमम लेते हैं, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था की जो मिनिमम दूरी होती है उसको विस्थापन कहा जाता है। दोनों में समय से भाग दे दो। अगर पता है दूरी में आपने समय से भाग दे दिया, यानी टी से भाग दे दिया, चाल आ जाता है। क्या निकल आ जाता है? चाल, जिसको आप कहते हो स्पीड। क्या कहते हो? स्पीड। अगर इस पता विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट में आप भाग दे दोगे ना टी से, तो पता क्या आ जाएगा? वेग, जिसको वेलोसिटी बोलते हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब पानी पानी है, ठीक है? आपके समझने का फेर है। देखिए दे रहा है, कह रहा है कि वेग क्या होता है? वेलोसिटी। कह रहा है इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। अरे छोड़ो ना, इधर देखो, विस्थापन तो आप जानते हो ना, विस्थापन निकालना जानते हो ना, मिनिमम दूरी जो सिखाया हूं, ठीक है? मिनिमम दूरी में समय अंतराल से भाग दे दो, समय अंतराल यार स्टाइल में लिख दिया, समय से भाग दे दो, अंतराल काट दो, खुश हो गए, ठीक है? तो क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम बराबर क्या होता है? वी, वी फॉर वेलोसिटी होता है, वेग आ जाएगा निकल करके, ठीक है? और एक बात बताओ दोस्तों, अगर विस्थापन हमारा सदिश राशि है, ठीक है? क्यों विस्थापन क्यों सदिश राशि है? दूरी क्यों सदिश राशि नहीं है? बता रहा हूं, वो भी सीख लो। दूरी इसलिए सदिश राशि नहीं कि मैं यहां से 2 कदम गया कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं यहां से 3 कदम गया, 4 कदम गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब विस्थापन की बात आती है ना, तो बताना पड़ेगा 3 मीटर उत्तर में, 5 मीटर दक्षिण में, पश्चिम में, ये शब्द बोलना पड़ेगा, या फिर दाहिने बाएं ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से तो मिनिमम दूरी काउंट होगी, ठीक है? तभी तो आप लिखोगे। जैसे मैंने कहा कि 5 मीटर चलो, किधर चलो? 5 मीटर अपने घर की तरफ, किधर चलो बताओ? कहां से किधर? तो कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना होगा, आगे चलो, पीछे चलो, दाएं चलो, बाएं चलो, उत्तर चलो, दक्षिण चलो, पूरब चलो, पश्चिम चलो, कुछ तो बोलना पड़ेगा। बस जब आपने बोल दिया मेरे भैया, यही तो दिशा है मेरे भाई, यही तो दिशा है। तो जब दिशा की जरूरत हो गया तो सदिश हो गया, और जब दिशा नहीं थी तो अदिश हो गया। तो दूरी में कोई जरूरत नहीं थी दिशा को, क्योंकि यहां 2 कदम 4 कदम का मामला था, 2 मीटर 4 मीटर का मामला था, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर का मामला था, तो कोई वहां पर दिशा की जरूरत हो नहीं, तो वह अदिश राशि था। और जब दिशा अदिश राशि था तो जाहिर सी बात है स्पीड भी अदिश राशि है। अब भाई दिशा में क्या करते हैं? जो दूरी होता है, सॉरी हाँ, अगर दूरी अदिश राशि है, दिशा कहां अदिश राशि है? अगर दूरी अदिश राशि है तो दूरी से जो हमने फार्मूला बनाकर स्पीड निकाला, चाल निकाला, चाल क्या क्या वो सदिश हो जाएगा, वो भी अदिश राशि है। अरे आपने यहां क्या किया? आपने चाल बराबर क्या लिखा? चली गई कुल दूरी अपन समय टाइम। तो ये जो आपने निकाला, तो अगर दूरी हमारी अदिश राशि है तो चाल क्या? चाल भी अदिश राशि है। और यहां पर अगर विस्थापन सदिश राशि थी तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये भी सदिश राशि हो जाएगी। अब चाहे वेलोसिटी ले लो, चाहे विस्थापन ले लो, चाहे एवरेज वेलोसिटी ले लो, सब सदिश राशि है, सब सदिश राशि। लोग रट्टा मारते हैं, रटने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं। आगे देखो सिखा रहा हूं, सुनो। करा इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? अच्छा विस्थापन को, विस्थापन में क्या होता है? उसमें भी तो लंबाई ही होती है कि कुछ और आ जाता है घर से? हाँ,
क्या किलोग्राम में माप दोगे क्या? उसमें भी तो लंबाई ही रहेगा। तो लंबाई को तो चाहे वो कहीं भी रहेगा मापेंगे तो मीटर में, और समय को सेकंड में। अरे तो इसका भी मीटर प्रति सेकंड होता है, और बीमा क्या होती है? वही LT-1। समझ गए ना? तो दोनों का सेम सेम, दोनों का मात्रक सेम सेम, दोनों की विमा सेम सेम। किसका किसका? चाल और वेग का, चाल और वेग का। हो गया काम खत्म। तो इतनी सी चीज तो आपको समझनी है। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे देखिए, औसत वेग क्या होता है? औसत यानी एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? अच्छा, एवरेज में क्या होता है दोस्तों? एवरेज में अगर 2-3 वेलोसिटी आ गया, जोड़कर भाग दे दो। अगर मान लो यहां पे मैं कह दूं प्रारंभिक और अंतिम वेग, तो एक ये हिस्सा एक ये हिस्सा है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, औसत निकल गया। यही ना औसत निकल गया। चलो मान लो मैं आपसे कहूं कि राम श्याम मोहन है, राम श्याम मोहन, ये 3 बच्चे हैं, ठीक है, और तीनों का वजन, राम इसमें से 50 किलो का है, मोहन इसमें से 60 किलो का है, ठीक है, और ये मान लो 40 किलो का है। मोहन 40 किलो का, श्याम 60 किलो का है, राम 50 किलो का है। तो कुल वजन कितना हो गया दोस्तों? यहां पे जोड़िए जरा, तो कह रहा 50 60 कितना होगा? 6 5 11, 110 और 110 और 40 150, यानी कुल वजन कितना हो गया? 150। यानी तीनों का वजन हमने जोड़ दिया, तो ये प्लस लगा के रख दिया, ये जुड़ गया। अब तीनों का वजन जोड़ के 3 से भाग दे दिया, तो 3 5 15 यानी 50 आ गया। यानी हमारा एवरेज वेट कितना है? तो 50। यानी सब तीनों बच्चे क्या है? ऑन एन एवरेज 50 किलो हैं। अरे कैसे हैं? देखो ना, 50 यहाँ लेडी है, अगर ये अपना 10 उठाकर इसको दे देते भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। एवरेज मतलब क्या होता है? सब बराबर बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये होता है एवरेज निकालने की तरीका। यहाँ पे 2 रखा हूं तो 2 आ गए। अगर यहाँ पे दोनों नहीं होते हैं, केवल राम और श्याम होते हैं, तो 6 5 11 110 होते हैं। तो भाग किससे करते? 2 से भाग करते हैं, ठीक है। 2 से भाग करते तो कितना आ जाता? ऑन एन एवरेज 55 किलो आ जाता, 55 उत्तर हो जाता। इसमें कौन सी बड़ी बात लिख दिया इसने कि आप इतना हैरान परेशान हो रहे हो? तो एवरेज वेलोसिटी किसको बोलते हैं? करा किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय का अनुपात किसी वस्तु का औसत वेग कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, प्रारंभिक और अंतिम वेग को लिया जाता है और उसके माध्यम से काउंट किया जाता है। यह भी सदिश राशि। अरे जब वेग सदिश है, विस्थापन सदिश है, तो औसत वेग क्या कहीं बाहर से थोड़े आएगा? वो भी सदिश राशि है। कह रहा किसी गतिमान वस्तु की औसत चाल शून्य नहीं हो सकती, जबकि औसत वेग शून्य हो सकता है। अरे जब वस्तु गतिमान है तो कैसे औसत चाल शून्य होगी? शून्य तो हो नहीं सकती भाई। अरे शून्य मतलब विराम आ गई। शून्य मतलब क्या है? विरामावस्था आ गया। शून्य मतलब विरामावस्था आ गया। और जब गतिमान है तो शून्य हो सकता है क्या? आप कहो कि हम गतिमान है और 0 पे चल रहे हैं, पॉसिबल है? कोई व्यक्ति गतिमान भी हो, गाड़ी में बैठे हो, करो पापा पूछे भैया कितने में गाड़ी चले, बोले 0 पे चल रही है, तो ये तो गाड़ी पे 0 थोड़े होगा, स्पीड तो होगा ना। तो याद रखिए, बस यही चीजें हैं। आगे देखिए, त्वरण क्या होता है? इसको एक्सक्लेरेशन बोलते हैं, त्वरण। अब यहां पे धीरे धीरे कठिन कठिन चीजें एंट्री करेंगे। आज मैं बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं लिया हूं, छोटा ही लिया हूं, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा कम ही लेके चल रहा हूं, ठीक है। एक्सक्लेरेशन कह रहा है, त्वरण क्या होता है? कह रहा है यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, जाहिर सी बात है अगर वेग है तो समय के साथ तो परिवर्तित होगा, ठीक है। वेग का संबंध विस्थापन से रखना, विस्थापन बटा समय बराबर क्या होता है? वेग यानी वेलोसिटी होता है। कह रहा है कि किसी वस्तु का वेग अगर समय के साथ परिवर्तित हो तो उस वस्तु का वेग परिवर्तन की जो दर होती है, वेग परिवर्तन की जो दर होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और वेग का कैसे पता चलता है? वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर यानी वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये निकलता है हमारा वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकालेंगे, वेलोसिटी आ जाएगा। और वेलोसिटी में याद रखिए, वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब वेग परिवर्तन में दर पता कैसे चलेगा? यहां पर दे रहा है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर बराबर बटा क्या हो जाएगा? टाइम। अब ये दर कैसे मिलेगी दोस्तों? वही अंतिम और प्रारंभिक, और क्या? वही अंतिम और प्रारंभिक, ठीक है। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है, और बटा के क्या हो जाएगा? टाइम। तो बस हो जाएगा, निकल जाएगा आपका क्या? आपका निकल के आ जाएगा त्वरण। तो बस ये सिंपल सा तरीका होता है दोस्तों। अगला पार्ट जब मैं आपको लेके आऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको और सिखाऊंगा, क्वेश्चन भी लेके आऊंगा कि परीक्षा में अगर न्यूमेरिकल आता है तो एक एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, तो उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, यहां पर मान लीजिए कार है दोस्तों, तो कई तरह के फोर्स लगते हैं, ठीक है। जैसे एक फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, एक थ्रस्ट फोर्स होता है, एक जो होता है ऊपर की तरफ होता है सपोर्ट फोर्स होता है, एक नीचे की तरफ लगता है जिसको वेट फोर्स बोलते हैं। तो आगे मैं आपको
बल का एक नया चैप्टर लेके आऊंगा, उसमें और भी चीजें बताऊंगा। अच्छा चलो ये बता दो हमको कि त्वरण में सदिश राशि या अदिश राशि है त्वरण में। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, हम ये मत रटो, त्वरण किससे निकल कर आया है? आप कहोगे सर वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। आप ये कहोगे, ठीक है। तो वेग क्या था दोस्तों? वेग सर सदिश राशि था। हाँ, अच्छा वेग किससे निकल के आया था? वेग निकल के आया था विस्थापन से। कैसे निकल के आया था दोस्तों? हमने विस्थापन में समय का भाग दे दिया था, ठीक है, तो वेग पता चला था। दोस्तों ये विस्थापन क्या था? सर ये भी सदिश राशि था। जब जन्म सदिश से हुआ है तो आगे सदिश ही तो लगा होगा। लोग रटते हैं, और रटते हैं बताइए? अरे विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है, औसत वेग सदिश है, उसी से त्वरण निकला, त्वरण भी सदिश है। हाँ, अब रटोगे मत रटना। जिस दिन आपको सदिश वदिश पढ़ा रहा था, आपको बताया था कि दोस्तों ऐसा चीज बताऊंगा ना कि कभी नहीं भूलोगे। इत्मीनान से पढ़ाई करो। स्टडी 91 आ गया है साइंस की समस्या को समाप्त करने के लिए। एक बात याद रखेगा, स्टडी 91 पर सभी विषय को डिटेल में पढ़ाएगा। सिर्फ आप प्लेलिस्ट में आओ या हमारे वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पर वीडियो क्लास का एक स्पेशल ऑप्शन बना रहा हूं। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं ना, उस परीक्षा की आप मुफ्त में तैयारी कर सकते हैं। घर बैठे मुफ्त में हर एक विषय को पढ़ सकते हैं। एक ऐसी व्यवस्था में लेकर आ रहा हूं आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा त्वरण का अस्थायी मात्रक क्या होता है? चलो छोड़ो यार, रटते नहीं है, मारो गोली मारो, निकालते हैं उत्तर, ठीक है। कह रहा कि त्वरण का अस्थायी मात्रक क्या होता है। अब आ जाओ दोस्तों, एक बात बताओ, यहां पर क्या बोला? वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। दोस्तों एक सिंपल सी बात बताओ, अगर हम वेग परिवर्तन की दर ले रहे हैं त्वरण में, तो यहां पर क्या होता है? ऊपर क्या आता है? ऊपर की तरफ वेग परिवर्तन की दर रहती है, तो वेग में जो भी परिवर्तन होगा उससे हम निकालने के लिए क्या करते हैं? आपने देखा होगा v माइनस यू अपान टू लेते हैं ना। अब देखिए यहां पर आप समझिए, आप ये सोच रहे होंगे ना कि lt माइनस टू कैसे हो गया? कुछ नहीं है। यहां से देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं, पहले तो आप अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग में अंतर निकालोगे, टू मत निकालिए, उस समय के साथ भाग देंगे तो डायरेक्ट आपका उत्तर एक्सेलरेशन में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या इस चीज को मैं इस तरह से नहीं लिख सकता हूं? देखिएगा ध्यान से, क्या मैं इस चीज को इस तरह से नहीं लिख सकता हूं? b अपान टी माइनस यू अपान टी, बोलिए लिख सकता हूं कि नहीं? इसी चीज को मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं? आप बताओ, लिख सकता हूं कि नहीं? अरे यही चीज को तो लिखा ही गया, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों यहां पर टी कितने बार है? 2 बार है ना। तो समय अगर 2 बार है, तो अगर एक बार इस समय को ऊपर लेके जाएं, एक बार इस समय को ऊपर ले जाएं, तो ऊपर वाला तो हमारा आ जाएगा। मान लो हमारा, क्योंकि वेग की बात कर रहे हैं तो उत्तर हमेशा किस में आएगा? मीटर में आएगा, ठीक है। तो मीटर में आएगा तो यहां तो ऊपर आपका मीटर ही आने वाला है, लेकिन नीचे आपका क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा नीचे, ठीक है। अगर या तो प्रति करके स्क्वायर रखे हो, तो जब ये सेकंड ऊपर आएगा तो बताओ, मीटर को एल से डिनोट किया जाता है, टाइम को टी से डिनोट किया जाता है, तो टी की पावर 2 था। अगर इस बटे में टी की पावर 2 को ऊपर लेके आऊं, तो क्या मैं lt माइनस 2 नहीं कर सकता हूं? तो यही तो आपको बताया जा रहा है। और क्या बताया जा रहा है? यही तो बताया जा रहा है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट है, आप अगर एक बार पकड़ लिए ना, तो lt माइनस 2 lt माइनस 1 करने में आपको समस्या नहीं है। अभी बहुत कुछ आपको पढ़ाना है, ठीक है। आप बस खाली वीडियो को देखते चले, ठीक है। कह रहा वेग की दिशा में त्वरण होने पर इसे धनात्मक, जबकि वेग के विपरीत दिशा में त्वरण होने पर इसे ऋणात्मक रूप में दर्शाया जाता है। अगर वेग की दिशा में त्वरण है तो वहां पर धनात्मक यानी प्लस में डिनोट करते हैं, और वेग के अपोजिट में त्वरण लगता है तो उसे ऋणात्मक में डिनोट किया जाता है। कैसे किया जाता है ये अगर आपको देखना होगा तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। देखिए हम जब पढ़ाते हैं ना तो थोड़ा सा लेट होता है, ठीक है, लेट होता है, लेकिन मैं दुरुस्त पढ़ाता हूं, ठीक है, एकदम एक एक चीज लेकर। मुझे पता है कि आज के लिए आपके लिए इतना काफी है, क्योंकि साइंस वैसे ही लोगों के दिमाग में नहीं जाती है, तो थोड़ा थोड़ा ही लेके जाओ, ज्यादा ही नहीं। 8 चैप्टर है मेरे भाई, दूसरे चैप्टर पे आ गए हैं, 4था लेक्चर चल रहा है। मुश्किल से 40 लेक्चर के अंदर आपका, या 25-30 लेक्चर के अंदर आपका कवर हो जाएगा, मुश्किल से, अधिकतम, और फुल डिटेल में। फिर उसके बाद कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। इत्मीनान से आप पढ़ाई करो। बस निवेदन इतना है ना, वीडियो को शेयर करिए। जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना दमदार वीडियो आपके सामने लेकर मैं आता रहूंगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है, कोई स्पेशल टॉपिक चाहिए तो कमेंट करके बताइए, मैं हूं बनाने के लिए, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। बस आप पढ़ने के लिए तैयार रहो। सिलेक्शन देने का वादा आप करो, पढ़ाने का वादा हम करते हैं, बदले में कुछ नहीं, नो रिवार्ड, कुछ नहीं चाहिए आपसे, किसी तरह की फीस नहीं चाहिए, बस
शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए, ठीक है, कि भैया आ जाओ सब लोग स्टडी 91 पर और पढ़ाई करो मेहनत से। इतना चाहिए आपसे, पैसा वैसा नहीं चाहिए, ठीक है, पैसा नहीं चाहिए। घर बैठे आराम से आप सिलेक्शन लीजिए। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर उचित समझिएगा तो दे दीजिएगा कुछ, या डोनेट कर दीजिएगा। वेबसाइट है हमारी study91.co.in, वेबसाइट पे जाकर डोनेट कर दीजिएगा। वहां डोनेशन का ऑप्शन बना के रखा हूं कि जिस किसी बच्चे को लगता है कि मुझे डोनेट कर देना चाहिए, सर को डोनेट कर दें। वैसे बहुत कम लोग हैं जो डोनेट करते हैं, बट कोशिश करिएगा, अगर लगता है तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।